नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हेल्दी होंगे। आज बात करूंगा, दो टॉपिक्स है मेरे पास। एक है डीआरएस को लेके, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, और दूसरा टॉपिक है वो है मोहम्मद आमिर। पहले बात करूंगा डीआरएस की। डीआरएस क्या है? डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम। और डीआरएस की मैं बात इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि सर प्लीज़ आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि डीआरएस कितना ज़्यादा सही है, कितना इफेक्टिव है। और बहुत सारी ऐसे डिसीजन होते हैं जहां हम देखते हैं कि जहां क्लियर आउट नज़र आ रहा होता है और वहां पर अंपायर नॉट आउट देते हैं, और ख़ास तौर से फिर डीआरएस भी लेते हैं जब, तो वहां पर भी नॉट आउट दिया जाता है। तो इसका पहले तो ये कि ये 70% सही है डीआरएस, बिकॉज अगर इसको 100% मैं कहूँ कि ये सही है, ये बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स हुई। अभी रिसेंटली की बात करते हैं, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई। उसके अंदर 2 टेस्ट मैचेस के अंदर लातादाद अंदाज से डीआरएस को इस्तेमाल किया गया, जहां पर दोनों लोकल अंपायर्स खड़े हुए थे। और लोकल अंपायर्स खड़े होते एक दिमाग में एक चीज़ जाती है एक टीम के, यार ये इसको फेवर करेगी। जैसे हम डोमेस्टिक का मैच खेल रहे होते हैं, कराची लाहौर का मैच हो रहा होता है, या अपना मुंबई या वर्सेस रांची का मैच हो रहा होता है। अगर मुंबई की टीम के अंपायर होते हैं वहाँ के, तो हम ये समझते हैं ना कि यार मुंबई वाले फेवर करेंगे मुंबई टीम को। तो ऐसा ही होता है इंटरनेशनल में भी कि जब लोकल अंपायर खड़े होते हैं। लेकिन जब से डीआरएस आया तो ऐसी संभावना बड़ी वो हो जाती, कम हो जाती है कि यार फेवर करेगी, चले हमारे पास डीआरएस। और इस दफ़ा तो 3 डीआरएस दिए गए थे दोनों टीमों को, इंग्लैंड को भी और वेस्ट इंडीज़ को। इसमें खास बात क्या है डीआरएस के अंदर कि मुझे जो लगता है, काफ़ी मैचेस देखे, वर्ल्ड कप में भी देखा कि यहाँ पर एक सिस्टम है। उसको कैसे पता चलेगा कि विकेट के ऊपर कितना बाउंस है, या विकेट जो है कितना बाउंस करके वो स्टंप को हिट करेगी, या बॉलर इन स्विंग कर रहा है कि आउट स्विंग कर रहा है। और जब स्पिनर बॉल कर रहा होता है, उसका ऑफ ब्रेक हो, दूसरा हो, लेग स्पिन हो, गुगली हो, फ्लिपर हो, वो कैसे जज करती है? क्योंकि जब हाथ से बॉल निकलता है तो उसका जब डीआरएस का सिस्टम है, पहले तो वो नो बॉल चेक करता है, उसके बाद पिच करता है और वो दिखाता है कि बिटवीन द विकेट्स है, ऑफ स्टंप के बाहर तो नहीं है, लेग स्टंप के बाहर तो नहीं है, वहां वो चीज दिखाता है। लेकिन मेन चीज वो है कि जब बैट्समैन बॉल खाता है पैड के ऊपर, ठीक है, वहां पर हमें आइडिया हो जाता है कि इनसाइड एज हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन मेन जो चीज है इसके अंदर वो ये है समझने की कि सिस्टम को कैसे पता कि विकेट के ऊपर कितना बाउंस है और बॉलर ने कौन सा बॉल किया है वहां पे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूं और मैंने गुगली किया और बैट्समैन ने फ्रंट फुट पे आके पैड इन पैड खेला, लेकिन वो हिट ऐसी जगह पर किया जहां पर विकेट पे इतना स्पिन नहीं है और इतना बाउंस नहीं है। तो अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं कि जहां पर बाउंस भी नहीं होता है वहां पर डीआरएस बाउंस ज्यादा दिखा देता है और विकेट को मिस कर देता है, और स्पिन भी ज्यादा दिखा देता है। और जहां पर स्पिन ज्यादा हो रहा होता है वहां पर स्पिन कम दिखा देता है। तो जब बीसीसीआई ने इसके विरुद्ध में गए थे और उन्होंने डीआरएस सिस्टम इस्तेमाल करने का मना किया था, वो बिल्कुल सही फैसला था उनको, कि वो ये कह रहे थे कि हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन इसको आप बेटर करें। और आईसीसी को भी यही कहा गया कि आप डीआरएस सिस्टम को और बेहतर करें। जो 70% इसका रिव्यू है वो सही है, लेकिन जो 30% है वो भी कोई टीम को मुश्किल में डाल सकता है, टीम का पासा पलट सकता है। और ये ऐसा ही होता आ रहा है, हमने देखा भी है। तो मेरा मानना यह है कि डीआरएस सिस्टम को और इम्प्रूव करना चाहिए, उसके अंदर मजीद और टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए। और जहां पर जो बॉल है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज लगानी चाहिए जो डीआरएस सिस्टम के साथ अटैच हो, बिकॉज वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन सा बॉल हो रहा है, कितना बाउंस है, और सारी चीजें वो एक्यूरेट होगी। जब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी तो ये 70-30 का रेशियो है वही चलता रहेगा। क्योंकि हमने अक्सर देखा, अगर हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं वहां पर हम देखते हैं कि बैकफुट पे जाके बैट्समैन पैडों पे खा लेता है, पीछे वाले पैर पे, लेकिन बॉल बाउंस कर जाता है। अक्सर ये भी होता है, और अक्सर ये होता है कि वहीं पैड पे खा रहा है किसी और बॉलर का बॉल, तो लेकिन वो विकेटों में हिट कर रहा होता है। तो इतना डिफरेंस कैसा होता है? मुझे एक इंसिडेंस याद है, मैंने देखा था कि एक मैच चल रहा था पाकिस्तान और श्रीलंका का, तो यॉर्कर बॉल किया गया, मोहम्मद आमिर ने किया था यॉर्कर, लेकिन वो मिडिल और लेग स्टंप पे जा रहा था और बॉल
और ज्यादा स्विंग हो रहा था, बाहर की तरफ जा रहा था कि इसका मतलब लेग स्टंप मिस कर जाएगा। लेकिन वहां पर हॉकआई ने क्या किया कि हॉकआई ने उसको थोड़ा सी स्विंग दिखा के विकेट को हिट कर दिया। ये तो कंट्रोल बोर्ड है ना आपकी कि कैसे भी चाहे उसको है ना कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए और इनको एक बॉल के अंदर ऐसा सिस्टम डाले कि जो मैनेज कर सके डीआरएस को। तो ये बहुत जरूरी, क्योंकि एम्पायर्स भी गिल्टी फील करते हैं जब उनका नॉट आउट का आउट होता है, आउट का नॉट आउट होता है, तो वो भी मजा नहीं आता उनको भी अंपायरिंग करने पे। या तो फिर डीआरएस को खत्म करके जो पहले चलता था अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन, तो वही कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बीसीसीआई इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ क्रिकेट, 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है आईसीसी को। तो इनका काम है कि ये आईसीसी को मनाए और बोले कि जब तक ये 90 या 100% तक डीआरएस सिस्टम आपका सही नहीं होगा तो इसको आप यूज ना करें। जब 90-100% हो जाएगा फिर ही इसको लेके आए, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्रिकेट के ऊपर। और दूसरा टॉपिक है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर इसके लिए कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड टूर पर है, वहां पर प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है। हारिस रऊफ जिनका नाम आया था 29 मेंबर्स के अंदर, स्क्वाड के अंदर, उनका 2-3 दफा कोरोना का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ चुका है। एक दफा नेगेटिव आया लेकिन दोबारा टेस्ट हुआ तो वो दोबारा पॉजिटिव आ गया। तो उनके जाने के इम्कानात बहुत कम हो गए। जहां पर मोहम्मद आमिर ने इस टूर से माजरत की थी, उन्होंने कहा था कि बिकॉज उनको अपनी वाइफ के साथ रहना है, क्योंकि उनको बेबी बॉर्न होना है, तो इस वजह से वो इस टूर पे नहीं जा सकते क्योंकि उनकी वाइफ अकेली होगी। तो ये चीज थी तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन फिर भी सिलेक्टर मिसबाउल हक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी मोहम्मद आमिर को फोन करके कहा कि भाई आपको हम मांगते हैं कि आप इंग्लैंड की सीरीज खेलें और हमें जरूरत है, कोई हारिस रऊफ भी नहीं है तो आप आए। तो उन्होंने उनके बहुत ज्यादा समझाने पर मोहम्मद आमिर मान गए और मोहम्मद आमिर जाने के लिए रेडी हो गए इंग्लैंड टूर के ऊपर। लेकिन मेरा यहाँ सवाल यह है सिलेक्टर से भी और बोर्ड से भी कि आमिर के अलावा इनको और कोई लड़का नजर ही नहीं आता क्रिकेट में क्या? आमिर इतना चहीता है, आमिर इतना इनका लाडला है, जिसने सब कुछ कर दिया, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, खेल, आपने उसको खिलाई, आपने उसको दबा के क्रिकेट खिलाई, घर से बुला के आपने उसको क्रिकेट खिलाई, नवाबों की तरह क्रिकेट खिला रहे। लेकिन क्या दूसरे प्लेयर नहीं नजर आया आपको? जुनैद खान नजर नहीं आया, सोहेल तनवीर नजर नहीं आ रहा आपको, T20 में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। और काफी डोमेस्टिक के बॉलर है, ताबिश खान हो गया जिसने परफॉर्म करा हुआ है, और काफी प्लेयर हो गए फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। सिर्फ जाके सुई मोहम्मद आमिर पे ही क्यों अटक जाती है? तो ये सरासर जाती है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जब वो देखते हैं कि एक लड़के ने मना कर दिया टूर के लिए, एक लड़का जो है कोविड की टेस्ट की वजह से कोई भी रीजन की वजह से टूर नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने उसी बंदे को भेजना है जिनके वो बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो ये चहीतागिरी और ये फेवरेटिज्म करना बंद करे। जो लड़के पूरा साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, पूरा साल परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट लीग्स में जाके परफॉर्म करते हैं। आपके पास राहत अली भी था, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे बॉलर्स पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, आप उनको कंसीडर करते हैं। लेकिन नहीं, लेके जाना है तो मोहम्मद आमिर ही चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो टीम चलेगी नहीं। अगर मेरे ख्याल से अगर बात करूं कि अगर यही सिनेरियो बीसीसीआई या कोई और बोर्ड के साथ होता तो डेफिनेटली दे शुड हैव गॉन फॉर अनदर ऑप्शन, क्योंकि वहां पर उन लड़कों को चांस दिया जाता है, जो लड़के परफॉर्म करते हुए आते हैं उनको चांस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि फेवरेटिज्म ही सिर्फ क्रिकेट खिलाती है और जो फेवरेट प्लेयर हो गए उनको ही क्रिकेट मिलेगी। तो ये था मेरा व्यू रिगार्डिंग डीआरएस एंड मोहम्मद आमिर इंक्लूजन इन द पाकिस्तान टीम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, stay safe and stay healthy.